हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, ठीक है, जो सिविल सर्विस से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन जो ये इसका क्वेश्चन पेपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सब पेपर 1 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 24 अक्टूबर 2021 को, मतलब कल की डेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दी गई है ना, और ये पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी आपकी, ठीक है, आज़ादी से पहले, ठीक, जो 1937 के आसपास जो सरकार बनी थी, ठीक है, गवर्नमेंट बनी थी, उस ड्यूरेशन में जो असेंबली हुई थी उसमें जो डिबेट हुई थी, तो उसमें ये जो टर्म्स है, कैन वी शो कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री where there is a separate electorate, the British element is gone but have left mischief behind। ये चीज़ किसने कही थी इस डिबेट में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपके ये ऑप्शंस दिए हुए। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये कही थी आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज़ क्यों कही, क्योंकि देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट का, ये क्या है, एक तरीके का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नकारात्मकता की बात करता है, ठीक। और दूसरा क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, रिलीजन की बात कर रहा है, पर्टिकुलर रिलीजन्स की बात कर रहा है कि भाई जो इलेक्शन होंगे वो रिलीजियस बेसिस पे अब डिवाइड कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। बट जो पटेल साहब थे, जो सरदार पटेल जी थे, ये क्या चाहते थे कि ये कंट्री को डिवाइड नहीं यूनाइट करना चाहते थे। ये चाहते थे कि कंट्री जो है, विभिन्नताएं हैं हमारे देश में अलग अलग, ठीक है, वो क्या रहे, यूनाइट रहें, ना कि सेपरेट आउट हो जाए। अगर जो सेपरेट हो गई, या अगर जो ये चीज़ें लागू हो जाती, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम है, तो उससे क्या होता, इससे ये होता कि आपका जो डिवीजन होता देश का, वो कई भागों में हो जाता। सिर्फ आपका इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं होता, और भी कई सारे स्टेट्स अपना डिवीजन कर लेते, ठीक है। तो ये जो टर्म लाइन है, स्टेटमेंट है, ये किसने कही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा था नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग जिसे प्लानिंग कमीशन भी कहते थे पहले, ठीक। अब देखिए, और इसे जून 2021 तक कंप्लीट करना था कुछ अपना टास्क, ठीक है। देखिए, इस जो प्रोग्राम है आपका, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें पूरे भारत में 112 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए थे, और उन 112 में से जो टॉप 10 थे, टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उनमें से जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश में रन हुए वो कितने थे, 4 थे, 8 थे, 6 थे, या 10 थे। तो देखिए, इसके जो आंसर है इसका हम पहले वो देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यूपी के इंक्लूड थे इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो सबसे पहले था आपका चित्रकूट, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, फिर आपकी बहराइच, बहराइच बहराइच नाम का एक जिला है वो, फिर बलरामपुर, बलराम बलरामपुर, ठीक है। फिर था इसमें चंदौली, चंदौली जिला, ठीक है। इसी में फिर था फतेहपुर, फतेहपुर फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर सोनभद्र, नहीं नहीं सोनभद्र नहीं था, इसमें था सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, ठीक है। फिर इसमें देखिए, इसमें सोनभद्र भी शामिल था, सोनभद्र, सोनभद्र जो जिला है, ठीक है। और श्रावस्ती, ठीक है। कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये जो यूपी के हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स इस स्कीम के तहत शामिल थे। जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आंसर नंबर 8 बनेगा, ठीक है। तो जो टोटल थे आपके पूरे इंडिया से जो डिस्ट्रिक्ट लिए गए, कितने डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड किए गए थे, वो तो 112, जिसमें से 8 आपके उत्तर प्रदेश से थे, और जिनकी ये लिस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा जो है, नॉट लगा दिया ना, तो ये कह रहा है कि कौन सा जो है आपको स्कीम दी हुई है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021, ये स्कीम है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं, जैसे देखिए उससे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता क्या है इसमें, ठीक है। मीन्स आपको यूपी के अंदर आपको कोई रोजगार करना है आपका, ठीक है, खुद का कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी दी गई है। तो सबसे पहले है इसमें जो आपका पर्सन है वो क्या हो, यहाँ का डोमिसाइल रखता हो, उत्तर प्रदेश का क्या है डोमिसाइल रखता हो, यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, वो कहीं काम नहीं करता हो, बेरोजगार हो, ठीक। तीसरी कंडीशन कहती है कि वो 18 से 40 साल की एज का ग्रुप का होना चाहिए आपका, ठीक है। और वो व्यक्ति आपका बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी ने लोन ले रखा है और उसने अभी पेमेंट का उसका जो इंटरेस्ट या जो पे कर रहा है लोन का ईएमआई वगैरह, वो उसकी कंप्लीट होना चाहिए, उसका कुछ बकाया वगैरह नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। और पांचवा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि वो किसी भी स्कीम का लाभार्थी ना हो, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम चाहे स्टेट की या सेंटर की, उसका किसी का लाभ उसने ना लिया हो। और एक छठी एलिजिबिलिटी ये कहती है कि उसने जो आपके आईटीआईज होते हैं, ठीक है, या डिप्लोमा कॉलेजेस होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, तो वहाँ से किसी न किसी क्षेत्र में कुछ तकनीकी शिक्षा प्राप्त की हो, ठीक है। तो ये 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं जिसके तहत वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि वो एज ग्रुप में होना चाहिए 18 से 40 के बीच में, बिल्कुल सही, ये आपका था ये पॉइंट। फिर है मिनिमम हाई स्कूल की बात कर रहा है। देखिए अब मिनिमम हाई स्कूल है, यहाँ एलिजिबिलिटी में क्या रख दिया इन्होंने, आईटीआई होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। तो आईटीआई और डिप्लोमा के लिए क्या है, मिनिमम आपको हाई स्कूल पास करना होगा। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो है आपका एलिजिबिलिटी में। फिर अब कहता है शुड नॉट रजिस्टर्ड इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्वरोजगार योजना। चलिए इसके बारे में अभी देखते हैं हम क्या कह रहे हैं, फिर देखते हैं। फिर कहता है कि सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ द इंडिया, किसी भी राज्य का सिटीजन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का। तो ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये क्लियर कट हो जाती है इन पॉइंट के आधार पे कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बाकी सारे आपके तो सही है, बट ये वाला ऑप्शन आपका गलत जा रहा है डायरेक्टली। ये वाली कंडीशन इसमें कहीं दी नहीं गई है। वो रजिस्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई क्लॉज या कोई रूल या पॉइंट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के बारे में जो एलिजिबिलिटी क्वेश्चन है उसका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से पूछ रहा है कि दो स्टेटमेंट दिए कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ये बेसिकली क्या है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए अभी जो बजट आया था, सेशन हुआ था जो पार्लियामेंट का, जिसमें आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि यूपी गवर्नमेंट जो है एक कुछ स्कीम लाने वाली है, जिसके तहत जो है 2 बच्चे हो सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको क्या है गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ आपने न्यूज़ में डेफिनेटली सुना होगा, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहली द बिल एम टू ब्रिंग द बर्थ रेट डाउन टू 2.1 पर 1000 पॉपुलेशन बाई 2026। बिल्कुल सही। ये जो बिल था
इस बिल में ये चीज़ बिल्कुल लिखी गई है कि जो 2026 तक है ये 2.1 मतलब 2 बच्चों तक की बात जो है, बर्थ रेट रहे कि 2 बच्चे रहें, ये वाला क्लॉज रखा गया है। ठीक, और ये इसी में एक और चीज़ साथ में ऐड की गई है कि बाई बाई 2030 तक ये जो रेशियो है 2.1 वाला, 2 वाला, इसको कम कर दिया जाए 1.9 तक। मतलब एक ही रखें या 2 रखें, मतलब 2 से ज़्यादा तो कतई नहीं, बट एक भी चलेगा, है ना, एक वाला भी कंडीशन आ गई है यहाँ पे। ठीक, और ये तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये बिल में आपको दिया हुआ है। फिर क्या कहता है कि एट प्रेजेंट द फर्टिलिटी रेट इन द स्टेट, जो ये है स्टेटमेंट 2.7 पर 1000, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है आपका, सी, बोथ 1 एंड 2 इसके सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा, इंडियन गंगा रिवर बेसिन। जो गंगा है आपकी, है ना, यहाँ से बहती है उत्तराखंड से, इस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, फिर अपना वेस्ट बंगाल में इस तरीके से फ्लो आउट हो जाती है। तो ये कह रहा है कि इनमें से, इन रिवर्स में से कौन सी ऐसी रिवर है, ये सारी रिवर्स के नाम है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सारी सहायक नदियाँ, है ना, तो इनमें से कौन सी रिवर जो है आपकी इसकी पार्ट नहीं है गंगा बेसिन की। मतलब बेसिन क्या होता है, जो रिवर फ्लो हो रही है आपकी मेजर रिवर, उसके आसपास की का जो इलाका है या उसमें जो कंट्रीब्यूटेड नदियां हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसमें, उन सबको गंगा बेसिन कहा गया है। ठीक है, तो देखिए पुनपुन रिवर, तो जो पुनपुन रिवर है ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलती है, पुनपुन आपको झारखंड में मिलती है। कहाँ देखने को, पुनपुन आपको कहाँ मिलेगी, झारखंड में। ठीक है, और ये पुनपुन जो है झारखंड से होते हुए आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और फिर आपकी रिवर है अजॉय रिवर। ठीक है, और अजॉय रिवर कहाँ है आपकी, ये है वेस्ट बंगाल में, ये यहाँ पे मिलेगी वेस्ट बंगाल में। ठीक, फिर आपका आता है जालांगी रिवर। जालांगी रिवर भी आपकी कहाँ है, ये भी आपकी वेस्ट बंगाल में ही गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और आपकी आती है नेक्स्ट जोंग रिवर। जोंक रिवर, जोंक रिवर जो है गंगा की नहीं, ये महानदी, जो महानदी रिवर है, महानदी रिवर जो आपकी उड़ीसा में बहती है, उसकी ट्रिब्यूटरी है जोंग रिवर। तो जो करेक्ट आंसर आपका बन गया वो ऑप्शन नंबर डी बन गया। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्री है जो इंडिया के ट्रेड बैलेंस सरप्लस, क्या कंट्री, इंडिया ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम विद विच कंट्री। ठीक है, देखिए इसमें हम ट्रेड बैलेंस जो है हमारा, ये डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन ए, यूएसए के साथ। ठीक है, चलिए चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें सिंबल दिया हुआ है इको मैक, है ना, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। इको मैक बेसिकली जैसे आपने इको मार्क, इको मार्क आपने नाम सुना होगा, ये एग मार्क सुना होगा, कुछ ऐसा नाम आपने वर्ड सुना होगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये सेफ्टी गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, इनकी बात करता है, इससे रिलेटेड है ये चीज़। ठीक है, मतलब वो पदार्थ, ठीक है, जैसे आपका BIS होता है, ठीक है, ISI होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ये आपका गोल्ड्स में होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इको मार्क या एग मार्क जो है आपका, ये ऐसे प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है, उनको दिया जाता है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, उनको इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये उन प्रोडक्ट्स के लिए लोगो या मार्किंग दी जाती है, सेफ गुड फॉर इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए देखते हैं इसमें ये क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका कमिटीज़ के बारे में कह रहा है कि ये जो आपका इंटर स्टेट काउंसिल है, ठीक है, इसको किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर सेटअप किया गया था। ठीक है, तो चलिए पहले हम इन सभी कमिटीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए ये जो आपका पुंची कमीशन है सबसे पहला वाला, तो जो पुंची कमीशन है इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करी, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात की, सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करी,
ठीक है। और इसी कमीशन ने इन्वायरमेंट के बारे में बात की, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी आपकी पुंची कमीशन में। फिर आपका आता है, फिर था आपका ये आपका राजमन्नार कमेटी। तो राजमन्नार कमेटी भी आपका सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करती है, ठीक है। फिर आपकी आती है कोठारी कमेटी। तो जो कोठारी कमेटी है ये एजुकेशन रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, कोठारी कमेटी। इन्होंने एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए उससे रिलेटेड कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। फिर आपकी लास्ट ऑप्शन आता है सरकारिया कमेटी। तो सरकारिया कमेटी ने इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात की थी। तो देखिए जो करेक्ट आंसर आपका बन गया क्या, सरकारिया कमीशन, ठीक है। तो ये कई सारे कमीशन हैं, इनको थोड़ा सा देखना है कि ये क्या क्या है उनके और क्या क्या डिटेल आपकी जो रिकमेंडेशंस दी गई है, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए यहाँ पर भी नोट लगा दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल क्या है एग्जाम्स में ट्रेंड चल रहा है कि नोट लगाने का। तो पहले क्या था, आपको करेक्ट आंसर आता है तो आप आंसर चूज कर सकते हैं, बट आज की डेट में आपको पूरी चीज़ उनकी पता होनी चाहिए, तभी आप गलत आंसर या गलत ऑप्शन उसमें से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम, ये कुछ फॉल्स के नाम दिए हुए हैं और साथ में उनकी रिवर्स के नाम दिए हुए कि ये रिवर किस रिवर पर ये फॉल हैं। हाँ जी। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है देखें पॉइंट 1, हुंद्रू फॉल, ठीक है। तब देखिए पहले हुंद्रू फॉल है कहाँ पे, ठीक है। हुंद्रू फॉल जो है आपका पड़ता है झारखंड में। झारखंड में कहाँ, रांची के पास। जो रांची है शहर उसके पास, उसमें पड़ता है आपका हुंद्रू फॉल। और ये जो है कौन सी रिवर, स्वर्णरेखा रिवर, ये स्वर्णरेखा रिवर है। तो इसी रिवर के किनारे ये फॉल लाई करता है। तो मीन्स ऑप्शन आपका ए तो सही है, करेक्टली मैच्ड है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी क्या है, चचाई फॉल ना, चचाई चचाई फॉल, ठीक। तो जो चचाई फॉल है ये आपका पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश के रीवा नाम का जो शहर है, जो आपका प्रयागराज है उसके नीचे की तरफ, ठीक। वहाँ रीवा नाम का शहर है, रीवा नाम के शहर में ये बिहार बिहार नाम की रिवर जो है इसके साइड में कॉर्नर में, मतलब उसके बैंक में ये फॉल आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं आपकी जो थर्ड फॉल है, ये है धुआंधार फॉल, ठीक है। तो धुआंधार फॉल भी कहाँ है आपका, एमपी में, ठीक है। और एमपी के कहाँ, जबलपुर में, जबलपुर नाम की जो शहर है, जबलपुर शहर जो है जबलपुर, वहाँ देखने को मिलता है। और ये किस रिवर के किनारे है, ये आपकी नर्मदा रिवर के किनारे है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। तो देखिए उसके बाद फिर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बुद्धगा और वाटरफॉल, ठीक है। इसका एक और नाम है, ठीक है, घाघ बूढ़ा घाघ प्रपात या फॉल, ठीक है। इसका एक और नाम है, वो है लोध फॉल, लोध फॉल, लोध फॉल के नाम से भी ये फॉल को जाना जाता है, ठीक है। और ये फॉल आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये मिलेगा आपको झारखंड में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कौन सी रिवर है, कांची रिवर। ये कांची रिवर पे नहीं, ये आपका जो फॉल है लोध फॉल, ये आपको देखने को मिलता है बुरहा रिवर पे, बुरहा रिवर जो है उसके बैंक पे या उसके पास देखने को मिलता है। तो जो नॉट वाला ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कि पूछ रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, डीएनए, आरएनए एंड कार्बोहाइड्रेट। देखिए क्लोरोफिल में तो आपका जो फोटोसिंथेसिस है इन सब प्रोसेस में क्या है, नाइट्रोजन यूज होता ही होता है। सॉइल से जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को यूज करता है अपने फूड प्रोडक्शन वगैरह में, ठीक। फिर डीएनए और आरएनए क्या है, ये दोनों जो जिसे हम कहते हैं ना थायोमीन, साइटोसिन, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं क्या, ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस के कंपोनेंट्स हैं, ठीक। इसे ना कहते हैं साइटोसिन, थायोमीन, एडिनाइन, ठीक है।
ये सब जो कंपोनेंट्स हैं जिससे आपका आरएनए एंड डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक, ये सब क्या आपके ग्रुप के अंदर आते हैं, वो नाइट्रोजनस कंपोनेंट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजन एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, ठीक। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ स्टेट्स के नाम दिए और यहाँ पर बात कर रहा है कि इन स्टेट्स में कितने राज्यसभा और राज्यसभा सीटों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राजस्थान है ना सबसे पहले। तो राजस्थान में देखिए, अब राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात हो रही है, तो हम सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं। राज्यसभा में कितनी सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स 245 जो है एमपीज होते हैं किसमें, राज्यसभा में, ठीक है। जिसमें से 12 लोगों को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं हिंदी में, ठीक है। और बाकियों पे क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो आपके नंबर ऑफ सीट्स हैं राज्यसभा में वो कितनी है, 10 है, बिल्कुल सही। पहले का ऑप्शन इधर जाएगा 1 में, ए का 1 में। फिर जो गुजरात है, गुजरात में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 11, ठीक। तो यह होगा आपका बी के साथ। फिर कर्नाटक में है आपकी 12, ठीक है। और पंजाब में आपका 7 सीट्स हैं राज्यसभा की। तो देखिए क्या ऑप्शन बनता है आपका, इसमें बनता है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2021 का, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पीसफुल रीजन, शांतिपूर्ण जो रीजन है दुनिया का, वो कौन सा है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अमेरिका। तो देखिए जो पीसफुल इंडेक्स है आपका, ठीक, इसे बनाता कौन है या देता कौन है ये रिपोर्ट, बेसिकली इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे रिपोर्ट को देता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 172 कंट्रीज में सर्वे किया जाता है, ठीक है। और फिर एक रिपोर्ट दी जाती है कि सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री या रीजन कौन सा है, ठीक है। तो इस जो 2021 की जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग आइसलैंड जो है, ठीक है, ये टॉप पोजीशन पे रहा, फर्स्ट पोजीशन पे, देखिए। बट ऑप्शन में आपके क्या आइसलैंड नहीं है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया ये आपकी 10th पोजीशन पर रहा, ठीक है। तो इन सभी कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया जो है टॉप पर रहा, बाकी सब उसके नीचे रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन है हमारा, ये पूछता है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। देखिए जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक, ये कहाँ है आपका, केनिया में, केनिया के शहर नैरोबी में। तो पहला तो ऑप्शन आपका सही है। फिर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये एमपी में है, एमपी के भोपाल शहर में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। तो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बांदा, बांदा मतलब महाराष्ट्र है ना। तो ये सॉरी बांदा, बांदा मतलब ये आपका यूपी का जो जगह है, यूपी का एक जिला है बांदा, ठीक। चलिए इसे देखते हैं, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। फिर टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ है आपका, नई दिल्ली में। देखिए कई बार हमें क्वेश्चन टाटा एनर्जी वाले से लगता है कि कहाँ होगा, मुंबई में होगा, बट मुंबई में है कई सारे, बट ये वाला जो है टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका दिल्ली में है। तो जो गलत है ऑप्शन वो कौन सा है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका बांदा में नहीं, बांदा में ना होकर आपका ये कहाँ है, झांसी में, ठीक है। झांसी भी बांदा के पास का ये एक जिला है उत्तर प्रदेश में। और ये जो आपका सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो ICAR के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से
जो नॉर्मल विजन है आइस के लिए, ठीक है, कौन सा विटामिन एसेंशियल है, ठीक है, ये कुछ विटामिन के नाम दिए, उनमें से कौन सा एसेंशियल है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं, पहले इससे पहले हम कुछ जो विजन के लिए, नॉर्मल विजन के लिए जो विटामिन है उनके नाम देख लेते हैं। देखिए विटामिन जो होता है आपका ए, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ई, विटामिन सी, B6, B9, ठीक है, और B12, ठीक, साथ में आता है आपका रेबोफ्लेविन, ठीक है, फिर नियासिन, ठीक है जी, फिर आता है आपका ल्यूकेटिन, ठीक है, फिर आपका आता है जियाजेंथैलिन, फिर ओमेगा 3, ठीक है, फैटी एसिड जिसे कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ये भी आइस के नॉर्मल विजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका एक आता है थायमिन। तो ये सारे क्या हैं, आपके विटामिन हैं, एक तरीके के सारे फॉर्म्स ऑफ विटामिन हैं। अब देखिए इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से सबसे एसेंशियल कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इस लिस्ट में फोलिक एसिड तो है नहीं आपका, रेटिनॉल है नहीं, है ना, तो बच्चे क्या है आपके दो ऑप्शन, नियासिन एंड रेबोफ्लेविन, ठीक है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन आपका बी होना चाहिए, रेबोफ्लेविन, ठीक है। और ये भी आंसर हो सकता है, तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो आंसर की पर जब आएगी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जब आंसर की आएगी, तब हमें पता लगेगा कि करेक्ट आंसर इन दोनों में से उनके अकॉर्डिंग क्या लगता है, बट आंसर ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, और ये सारे क्या हैं, विटामिन के फॉर्म है, इन टाइप्स की विटामिन होती हैं, ठीक है, जो आइज के विजन के लिए, नॉर्मल विजन के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पूछता है कि ये जो रामसर साइट्स की लिस्ट दी गई है, इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा सिचुएटेड नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका सुर सरोवर, है ना, तो सुर सरोवर कहाँ है आपका, ये है आपका, देखिए ये जो आपकी सुर सरोवर लेक है, ये आपकी है आगरा में, ठीक है, आगरा कहाँ है आपका, यूपी में, ठीक है। फिर आपकी बात करते हैं, ये भी आपकी क्या है, रामसर साइट है। फिर समसपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, और जो समसपुर बर्ड सेंचुरी है ये आपकी है ममानी में, ममानी एक जगह है, और ये जगह पड़ती है आपकी रायबरेली में, ठीक है, जो लखनऊ से लगा हुआ ज़िला है, ठीक। तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी आती है सनसाई नावर झील, ठीक है, सनसाई नावर झील, तो ये जो आपकी है इटावा जिला जो है आपका, इटावा वहाँ पर पड़ती है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब बात करते हैं सुरिनसार मानसर लेक, ठीक है, ये जो लेक है ये आपके देखने को मिलती है बुट्टल में, और बुट्टल है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपको अरेंज करना है इन स्टेट को, ठीक है, इनके फॉर्मेशन डे के अकॉर्डिंग, है ना, कब इनका फॉर्मेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं गोवा को। तो गोवा की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो 1987 में हुई थी, एक सेपरेट आपको स्टेट ये बना। फिर तेलंगाना जो हम जानते हैं कि 2014 में बना था आपका, झारखंड 2000 में बना, और हरियाणा हमारा बना था 1966 में, हरियाणा और पंजाब 1966 में अलग हुए थे। तो देखिए इसमें कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बैठता है सही से, तो सबसे पहले कौन सा हुआ, गोवा का, फिर हरियाणा, मतलब फर्स्ट 4, एक मिनट, नहीं ये देखिए, हाँ सॉरी, देखिए सबसे पहले आपका क्या हुआ था, हरियाणा, मतलब 4th, फिर उसके बाद कौन सा आया, गोवा, मतलब 1, है ना,
फिर बना 2000 में झारखंड, मतलब 3, फिर 2, लास्ट में आपका तेलंगाना। तो 4132, 4132 जो ऑप्शन बी है आपका वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि जो दुनिया का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट है वो किसने किया था। ठीक है, ये कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसने किया था। तो चलिए पहले हम देखते हैं, जो डॉक्टर वेणुगोपाल हैं ये आपके भारत के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट में से एक हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, हार्ट का जो ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये भारत के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये कहाँ से रिलेटेड है, केरला से। केरला के ये डॉक्टर हैं आपके। ठीक है, फेमस सर्जन है आपके। फिर आपके हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे क्या है, ब्रिटिश फिजिशियन है, ब्रिटिश डॉक्टर हैं, और ये थे लगभग 1578 से लेके 1657 के बीच में। ये काफ़ी पुराने, मतलब पुराने टाइम की बात है ये। ठीक है, और इस टाइम पर तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या है, हार्ट का ऑपरेशन तो नहीं होता होगा इस टाइम पर, है ना, क्योंकि इस टाइम पर क्या है, मुगलों वगैरह का रास्ता या अंग्रेज मूव कर रहे थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्रिश्चियन बेनार्ड। ये जो हैं आपके क्रिश्चियन बेनार्ड, ये भी हैं आपके कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, और जो विलियम बेंटिक है आपका, ये फोर्थ ऑप्शन, विलियम बेंटिक कौन है, ये आपके क्या थे, ब्रिटिश सोल्जर थे, ब्रिटिश सैनिक थे, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने। कब, 1828 से 1835 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे ये। ठीक है, विलियम बेंटिक। तो ये तो है नहीं आपके, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो बचा क्या आपका, क्रिश्चियन बेनार्ड जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला दुनिया का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, फिर देखिए, फिर आता है आपका क्वेश्चन, सुगमया भारत अभियान, है ना, ये एक स्कीम है, ये किससे एसोसिएटेड है ये पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है डिसेबल्ड पर्सन, जो विकलांग लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, ये उनके लिए एक स्कीम है। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, एम्पावरमेंट। ठीक है, इसके द्वारा ये जो स्कीम है सुगम्य भारत अभियान, है ना, ये लॉन्च किया गया है। ठीक, फिर आपकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि फ्रूट स्टोर्ड इन द कोल्ड चैम्बर, जो फ्रूट आपका कोल्ड चैम्बर में या फ्रीजर में स्टोर किया जाता है वो ज़्यादा समय तक रहता है, क्यों, कारण पूछ रहा है ये। ठीक है, तो देखिए इसका कारण है कि देखिए जब इसका जो करेक्ट आंसर है पहले वो देख लेते हैं। जो करेक्ट आंसर है इसका वो ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट आंसर इसका जो है वो सी है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखिए अब जो रेस्पिरेशन होता है इसमें जो रेस्पायर चीज़ें होंगी, रेस्पिरेशन होगा, एयर का एक्सचेंज होगा। बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन होने से जो रेस्पायर होने से जो फ्रूट्स में है वो क्या रिलीज करते हैं, जब ये बढ़ेगा तो इथाइलिन, इथाइलिन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं जो कि हेल्प करता है किसमें, हेल्प करता है रिपनिंग में। रिपनिंग मतलब पकाने में। ठीक है, तो जब रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो इथाइलिन ज़्यादा निकलेगा, उससे क्या होगा, जो आपका फ्रूट है वो ज़्यादा जल्दी पकेगा। तो जल्दी पकेगा तो जल्दी पकने से क्या होगा, वो जल्दी ख़राब होगा। तो क्या है, उसको कोल्ड में रख लिया तो उसका रेस्पिरेशन क्या है, कम हो गया, है ना। तो जब रेस्पिरेशन कम हो जाएगा तो उससे क्या है, आपका जो फ्रूट है आपका वो एक लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, और जो आपका ये एलिमेंट है इथाइलिन, इसको रिपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, रिपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन ये है, पीसी होटा कमेटी।
ये कमेटी के बारे में पूछ रहा है, ये सिविल सर्विस रिफॉर्म के बारे में आई थी। तो ये कहा जा रहा है कि कब आई थी। देखिए पीसी होटा क्या है आपके, ये है पूरन चंद्र होटा, पूरन चंद्र होटा, ठीक है। इनका जो कमेटी आई थी और इसका जो रिफॉर्म का जो बात कही इन्होंने, ये इन्होंने 2014 में बात करी थी, ठीक है। और ये जो पीसी होटा जी हैं, ये आपके यूपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है। चेयरमैन भी रह चुके हैं 2002 से 2003 के बीच में, और यूपीएससी के मेंबर्स भी रह चुके हैं। ये मेंबर थे 1990 से लेके 96 से लेके 2003 तक के बीच में ये यूपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो आया था कमेटी, ये आई थी 2004 में। फिर हम बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 इस सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है इंडिया का। तो ये सभी को मोस्ट प्रोबेबली पता होगा कि जो सबसे पॉपुलस स्टेट है वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो सेंसस के अकॉर्डिंग 19.9 करोड़ की पॉपुलेशन थी 2011 में पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें मेजॉरिटी हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ की थी। और हिंदू कम्युनिटी जो है वो लगभग 79% के आसपास थी, और मुस्लिम कम्युनिटी लगभग 19% के आसपास थी, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ हैं उनका पॉपुलेशन थी इस टाइम पे। अब देखिए ये तो आपका फर्स्ट पोजीशन हो गया, तो उसके बाद कई बार सेकंड थर्ड फोर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो सेकंड पे क्या था आपका महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है वो सेकंड नंबर या सेकंड रैंक पे था, सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट पे आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है। अब जो महाराष्ट्र था इसकी जो पॉपुलेशन थी लगभग 11.2 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन थी। अब महाराष्ट्र के बाद थर्ड नंबर आता है बिहार का। बिहार की पॉपुलेशन 11.7 करोड़ के आसपास रही थी थर्ड पोजीशन पे। अब फोर्थ पोजीशन पे जो था आपका स्टेट वो था आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। और फिफ्थ पोजीशन पे था आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एमपी लिखा हुआ है तो एमपी किस पे था, सिक्स पोजीशन पे, ठीक है। तो ये कुछ फिगर्स थे जो कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन था। फिर हम बात करते हैं कि देखिए इनमें से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी। काला सी जो है ना, ब्लैक सी, उसके आसपास की कौन सी कंट्री नहीं है इनमें से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें उन कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए जो ब्लैक सी के आसपास हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि इंडिया के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं, या कौन से समुद्र हैं, या कौन से किस स्टेट के आसपास कौन से स्टेट्स हैं, वैसे ही ब्लैक सी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखिए ब्लैक सी के जो आसपास था वहाँ रशिया है आपका पहला, फिर रशिया के साथ यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद आपका रोमानिया है वहाँ पे, रोमानिया के साथ तो आपका है वहाँ पे टर्की भी है पास में, ब्लैक सी के पास। और फिर जॉर्जिया है, जॉर्जिया, और जॉर्जिया के साथ बल्गेरिया भी है, बल्गेरिया, ठीक है। तो देखिए ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंट्रीज जो हैं वो सराउंड करती हैं आपकी ब्लैक सी के आसपास। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, देखिए सीरिया हमारा करेक्ट आंसर होगा। सीरिया कहाँ है, सीरिया हमारे ब्लैक सी के आसपास नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया is the nodal division in the Ministry of Home Affairs for disaster management, ठीक है। Who is the ex officio chairman के बारे में पूछ रहा है, जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है आप याद कर लीजिए, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और किसके होते हैं, ये आपके जो नीति आयोग है, नीति आयोग के भी आपके चेयरमैन होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसके भी हेड आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये थे अभी तक के क्वेश्चन, ठीक है।